नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैंडलीफ आवर सारणी। ठीक, कल हमने पिछले लेक्चर में न्यूलैंड और क्या कहते हैं डॉवर्नियर के बारे में पढ़ा था। हमने दोनों लोग की सीमाएं बताई थी, क्या दोस्त थे, तो उनके चलते फिर कंटिन्यू आगे कार्य हुआ। तो मैंडलीफ साहब कुछ अपनी नई टेबल लेके आए जिनको उन्होंने शो किया कि हम ऐसे इन सारे तत्वों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी। अब उन्होंने क्या क्या किया हमें ये जानना है, और उनके अचीवमेंट क्या रहे, मतलब उपलब्धियां क्या रही और उनकी सीमाएं क्या रही। जो अभी प्रेजेंट में हम आवर सारणी पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर सारणी है, जो कि इन्हीं के पे बेस्ड है। हम सारी चर्चा करेंगे, पहले यहाँ थोड़ा बेसिक देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि मेंडलीफ साहब ने क्या किया कि 3 पॉइंट पकड़े। पहले कि द्रव्यमान पे अपना ध्यान केंद्रित किया, भौतिक गुण पे और रासायनिक गुण पे। ठीक, तो अब उन्होंने किया क्या, उस समय 63 तत्व उपलब्ध थे। कितने थे? 63 तत्व आपके उपलब्ध थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सभी तत्वों की क्रिया कराई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये पूछोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्यों, तो उसके लिए ये है कि पहली बात तो ये बहुत सक्रिय हैं दोनों, और अधिकांश जो तत्व अपना यौगिक बनाते हैं इन्हीं से बनाते हैं। ठीक है, कोई भी आप किसी भी तत्व का यौगिक आप देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते ही होते हैं। ठीक, ये मैटर क्लियर। अगला हमको ये समझना है, अब इन्होंने क्या किया कि सारे तत्वों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कराए। उसके बाद 63 तत्व थे तो 63 पेपर कटिंग किया। 63 पेपर पे सभी तत्वों का नाम लिखा, उनका द्रव्यमान लिखा और उनके भौतिक और रासायनिक गुण लिखे। लिखने के बाद दीवार में क्या किया, चिपका दिया। उसके बाद जब उसको एनालिसिस किया तो एक चीज कॉमन पाए। कॉमन क्या पाए कि उन्होंने देखा कि कई ऐसे तत्व थे जिनके गुणधर्म आपस में मिल रहे थे। जो गुणधर्म मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उनको एक साथ ले आए। जैसे अब मान लो ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, इनका सोडियम, इनका गुणधर्म जो मैच किया तो इसको एक लाइन में क्या किया, अपनी दीवार में चिपका दिया। उसके बाद एक चीज और ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि एक सर्टेन इंटरवल मतलब कुछ समय, मतलब एक कुछ अंतराल के बाद जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म मैच करते हैं। देखो अभी आपका ये द्रव्यमान 1 था, उसके बाद 6, उसके बाद 22, ये क्या हो रहा है कि लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ये आरोही क्रम में चीजें सेट है आपकी। अब देखो ये 5, जैसे ही 5 द्रव्यमान बढ़ा तो आपको लिथियम मिला। लिथियम की प्रॉपर्टी कुछ इससे मैच करती है, उसी प्रकार ये आपका सोडियम है। तो एक सर्टेन इंटरवल बाद उनको क्या हुआ कि गुणधर्म रिपीट होते प्राप्त हुए। तो इतना इनका बेसिक जो था ये मैंने आपको बताया कि ये क्या सोचकर कैसे इन्होंने डिजाइन किया। तो इन्होंने ये चीज पूरी की पूरी डिजाइन कर दी। अभी देखो, अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि इसकी उपलब्धियां क्या रही। ठीक, उपलब्धि पढ़ेंगे और दोष पढ़ेंगे। अब देखो इसमें बेटा केवल आपको इतना एक चीज और जान लेते हैं, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मतलब आवर्त कितने हैं, 6 आवर्त, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब जो क्षैतिज लाइन है वो आपकी आवर्त होती है और जो ऊर्ध्वाधर हैं वो क्या हो जाती है, समूह। तो आपको एक क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मेंडलीफ आवर सारणी बनाए थे द्रव्यमान बेस, द्रव्यमान को आधार मान के, उसमें कितने आवर्त थे। तो आप कई बार गलती करके चले आते हैं, वो 7 लगा के चले आते हैं, लेकिन नहीं, उस समय कितने थे, 6 थे, और इधर कितने थे, ये 8 थे। तो इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। रही बात आपके जो हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में उपलब्धि और सीमाएं पूछी जाती, इसमें कोई ऐसा चीज पूछने वाला आपके एग्जाम में नहीं। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या। उन्होंने एक बात कहा कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब बेटा ये कि जैसे ये इन्होंने अपना जो सारा कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद ये अपना एक सिद्धांत दिए। और अब हमको एक चीज में देखना है उपलब्धियां क्या थी, क्योंकि इसी को बेस मानकर आधुनिक आवर सारणी हमारी डिजाइन की गई थी। तो हम उसको देखते हैं। हाँ साथियों, तो क्या था उपलब्धि।
अभी उपलब्धि की हम अगर चर्चा करते हैं कि उपलब्धि क्या थी, तो उपलब्धि में मेन उपलब्धि ये थी बेटा कि जैसे जब हॉलैंड साहब की थी तो उस समय 56 तत्व थे। अब उससे ज़्यादा जैसे तत्व कोई और रिसर्च होता तो पीरियाडिक टेबल में जो उन्होंने टेबल बनाई थी उसमें रखने की व्यवस्था नहीं थी। अब इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया। इन्होंने क्या किया, इनको अनुमान लग गया कि अभी और भी तत्व आएंगे, तो इन्होंने एक काम ये किया, जैसे एल्युमिनियम था, ठीक है, बोरान में, पहले बोरान लेता हूँ। बोरान में क्या था, इन्हें महसूस हुआ कि इससे मिलता जुलता कोई और तत्व हमको प्राप्त हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक में लिख दिया कि इक्का बोरान लिख दिया। बाद में उसी इक्का बोरान को हटा के आपने क्या किया, वहां फिट कर दिया स्कैंडियम। अच्छा, मजे की बात कि इसका गुणधर्म और बोरान का गुणधर्म जो था वो मैच भी कर रहा था। ऐसे नहीं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम था लिखा गया इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, इक्का एल्युमिनियम उन्होंने लिख दिया क्योंकि उन्हें आइडिया था कि एल्युमिनियम तो है ही, इसके समान गुणधर्म रखने वाला कोई और तत्व हमें प्राप्त हो सकता है। तो बाद में मिला क्या, गैलियम। हमको गैलियम जो है मिल गया। अब गैलियम को हम कैसे जानेंगे एक समान गुणधर्म है, तो पहले हम देख लेते हैं इनका मास। तो एल्युमिनियम का जो मास होता है वो होता है 68 और गैलियम का होता है 69.7। एक चीज, अगली चीज, जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3 बनाता है। उसी प्रकार से जब गैलियम बनाता है तो भी ये कैसे बनाता है, Ga2O3। और अगर ये जब क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो AlCl3 बनाते हैं। उसी प्रकार गैलियम भी GaCl3 बनाता है। कहने का मतलब बेटा कि उनको ये बात आइडिया थी कि एल्युमिनियम जैसा कोई नया पदार्थ, इसी के सिमिलर हमको कोई नया पदार्थ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अब तो उन्होंने फिर क्या किया कि उसी एल्युमिनियम के सामने एक संस्कृत का वर्ड इक्का था, उस इक्का को जोड़कर लिख दिया इक्का एल्युमिनियम। जब प्राप्त हुआ नया कोई था तो उसकी स्टडी की गई तो देखा गया भाई उसका द्रव्यमान 69.7 आ रहा है, जो कि किसके द्रव्यमान के बराबर है, एल्युमिनियम के। और प्रॉपर्टी चेक की गई, ऑक्साइड उसका देखा गया तो पता लगा कि जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड का सूत्र होता वैसे उसका है। फिर क्लोराइड के साथ देखा गया, फिर सिमिलर आपको मिला। तो आगे के लोगों ने क्या किया, वहां पे जहां पे एक एल्युमिनियम लिखा था वहां पे गैलियम आपका लिख दिए। इतना काम फिनिश। अगली बात देखो, उस समय जो हमारी अक्रिय गैसें थी उनका भी रिसर्च नहीं हुआ था, लेकिन जब अक्रिय, अच्छा हुआ क्यों नहीं था, क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत नगण्य, बहुत कम, 0.03 अप्रॉक्स ऐसे कुछ है, ठीक है, तो बहुत कम है, तो इनकी रिसर्च हुई नहीं थी, इनका पता नहीं था। लेकिन जब पता चला तो भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आप छेड़छाड़ करें, स्थान आपके लिए अवेलेबल था कि आप एक साइड में उसको रख दें। तो दो बेसिक इनकी उपलब्धि रही, पहली कि इनको ये अनुमान था कि आगे तक तो हमको मिलेंगे तो वो, और दूसरी कि अगर और कोई अक्रिय गैसें जब प्राप्त हो गई तो उस आप उनके पीरियोडिक टेबल में और सारणी में कोई छेड़छाड़ बिना किए हुए तत्वों को रखने की हमें जगह भी मिल गई। मेन दो उपलब्धि ये। अब हम इनके दोष की चर्चा करते हैं। हाँ सर जी, अब हम सीमा देखेंगे। सीमा में सबसे जो बड़ी इशू आया निकल के वो हाइड्रोजन का स्थान है। हाइड्रोजन का स्थान से मतलब क्या है कि उसको इस क्षार वाले ग्रुप में रखा जाए कि हाइड्रोजन वाले ग्रुप में रखा जाए। अब ये दिक्कत आई थी। रीजन क्या निकला कि देखो आपका जैसे हाइड्रोजन है, ये HCl बनाता है, ठीक, अब वैसे ही NaCl बनता है। कहने का मतलब कि जैसे ये बंद बना रहा है वैसे ये भी बन रहा है, ठीक। तो ये हो गया कि हाइड्रोजन इसमें रख दिया जाए, पहली बात। अगली बात निकल के आएगी कि H2 लिखा जाता है और Cl2 लिखा जाता है। कहने का मतलब कि H2 का मतलब ये हाइड्रोजन द्विपरमाणु हो गया,
उसी प्रकार ये क्लोरीन भी द्विपरमाणिक होता है। अब जबकि ये सोडियम आपका द्विपरमाणिक नहीं होता है, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आप ये हाइड्रोजन वाले ग्रुप में रखेंगे कि इन क्षार धातुओं, क्योंकि ये क्षार धातुओं की तरीके भी रिएक्ट करता है और क्या करता है, क्लोरीन के जैसा ये द्विपरमाणु बना रहा है। और मैं देखिए हाइड्रोजन की ये फितरत है, ये धातुओं और अधातुओं दोनों से क्या कहते हैं सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो कहने का मतलब बहुत डीप जाने की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि इसका जो गुणधर्म था क्षार से भी मैच कर रहा था और इससे हाइड्रोजन से मैच कर रहा था। और ये तो पहली दिक्कत आ गई समस्या कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ फिक्स किया जाए, स्थान उसका फिक्स नहीं हो पा रहा था। अब दूसरी समस्थानिक की बात आई। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब ये होता है कि परमाणु क्रमांक समान हो और उसके जो द्रव्यमान वो बदल जाए, जैसे 1H1 1H2 1H3, ये क्या है, सारे समस्थानिक हैं। अब इसमें रखने की प्रॉब्लम आ गई कि इसको कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि द्रव्यमान ये बदल रहा है लेकिन ये आपका जो तत्व है अभी भी सेम का सेम है, तो आप इसको कहाँ रखेंगे, ये भी जस्टिफाई नहीं हो पाया, बता नहीं पाए हम इसको कहाँ रखेंगे। 2 हो गया। तीसरी परमाणु द्रव्यमान में अनियमित वृद्धि। अनियमित वृद्धि का मतलब ये हुआ, अनियमित वृद्धि का मतलब ये हुआ कि देखो अभी 1 पॉइंट इतना था, ये देखो 1.008, फिर उसके बाद 6.939। अब देखो और उसमें ये अब आप डिफरेंस करेंगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं आपको नजर आएगा, अनियमित वृद्धि। जैसे मतलब अगर लिखा हो 2 4 7 15, अब ऐसे अगर लिख दिया गया तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो 2 4 6, अब इसमें क्या है, ये नियमित है और ये अनियमित है। इसमें देखो 2 के बीच में 2 नंबर का गैप आ रहा है, आपको क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कितने गैप आ रहा है। तो ये जो अनियमितता थी द्रव्यमान में, इसके चलते एक समस्या और आई कि कोई ये नहीं बता पा रहा था, ये मैंडेलिव्स आप खुद ही नहीं बता पा रहे होंगे कि कितने तत्व इसके बीच में, जैसे अब इसके और इसके बीच में कितने तत्व आएंगे, कोई आइडिया लग ही नहीं पा रही थी। तो ये जो मेन समस्या थी ये थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक पीरियोडिक टेबल।